हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज हब। तो आज आपके लिए मैं समरी लेके आई हूँ द रेवेन्यू स्टैम्प की, जिसको हिंदी में हम लोग रसीदी टिकट भी कहते हैं, अमृता प्रीतम जी के द्वारा लिखा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है एक थोड़ा मतलब आउटलाइनिंग टाइप हम देख लेते हैं। जैसे टाइटल जो है, इसका नाम क्या है? टाइटल है रेवेन्यू स्टैम्प। सोर्स जो है, कहाँ कैसे बनी ये? तो खुशवंत सिंह जो थे, एक बार अमृता जी को बोलते हैं कि उनकी लाइफ जो है उसमें बहुत कम कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। मतलब इतना कम उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है कि वो जो है एक स्टैम्प के पीछे लिख सकते हैं। एक जो छोटी स्टैम्प आती है, जो हम यहाँ पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो हमें जो स्टैम्प मिलती है जिसको हम चिपकाते हैं, उन्होंने बोला कि तुम्हारी लाइफ में इतना सब छोटा इतना हुआ है कि तुम उस स्टैम्प के पीछे लिखना अगर शुरू करोगी तो उसी में सब खत्म हो जाएगा। फिर उनके दिमाग में वो चीज़ बैठी, उन्होंने अपनी जब ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उन्होंने उसका नाम ही रेवेन्यू स्टैम्प लिख दिया। अब जो है मतलब क्या चीज़ है ये टाइप ऑफ वर्क, मतलब क्या चीज़ लिखा उन्होंने? उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। अब हम देखते हैं राइटर, तो इसका राइटर कौन है? तो राइटर की अगर हम बात करें तो अमृता प्रीतम जी जो हैं वो, उन्होंने खुद ही इसको लिखा है। वो खुद ही इसकी राइटर हैं। इनका जो जन्म था वो 1919 में हुआ था, 1900 में हुआ, और 2005 में जो है इनका जो है देहांत हो गया। ये सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। और इनकी जो ये जो इन्होंने लिखा था खुद की ऑटोबायोग्राफी को, इसको ट्रांसलेट किया था कृष्णा गोरोवारा ने। एक्चुअली में क्या था कि ये पंजाब से बिलोंग करती थी, तो ये मोस्टली जो भी चीज़ें लिखती थी ये पंजाबी में लिखती थी। इनकी पब्लिश कब हुई थी ये ऑटोबायोग्राफी? 1977 में, पब्लिश्ड इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इन 2015। और अगर इंग्लिश में हम बात करें कब पब्लिश हुई थी, 2015 में इसको पब्लिश किया गया था। तो ये रही आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं और पूरा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात करी जाए अमृता जी की, तो ये बेसिकली पंजाब की रहने वाली थी। तो मोस्टली इन्होंने जो मतलब ये पंजाबी में लिखते थे, सिख फैमिली की थी। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो इन्होंने लिखी थी बहुत पहले, लेकिन इसको ट्रांसलेट बाद में किया गया। अब इनको मतलब एक जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है वो इन्होंने ये क्यों रखा? मतलब द रेवेन्यू स्टैम्प ही क्यों रखा? तो जैसे हमने बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ये बहुत ही एक मतलब अटपटा सा साउंड करता है। मतलब कभी भी किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऐसा नहीं, हमको ये पढ़ के रेवेन्यू स्टैम्प ऐसा लग रहा था कोई कहानी हुई है कुछ होगा, बट ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो रीज़न ये था कि उनको एक बार ये कहा गया था उनके दोस्त से की तरफ से कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतना छोटी घटनाएं घटी हैं कि तुम उसको अगर अपने स्टैम्प के पीछे लिखना शुरू करोगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो वो उतनी सी स्टैम्प पे तुम्हारी सारी ज़िंदगी का जो किस्से हैं वो आ जाएंगे। मतलब इतना सा तुम्हारी ज़िंदगी में सब हुआ है। तो यही चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई और उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसका नाम लिख दिया रेवेन्यू स्टैम्प। अब बात करी जाए अमृता प्रीतम जी के बारे में, तो 1919 में उनका जन्म हुआ था और 2005 में जो है वो एक्सपायर हुए थे। तो ये बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीती थी। और सबसे अच्छी चीज़ जो इनकी थी, मतलब ये बहुत अच्छी पोइट थी। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, पोइम्स लिखी हैं। तो आपने बहुत सारी शायद पढ़ी भी होंगी, अभी तक नहीं पढ़ी होंगी तो आप इनकी ऑटोबायोग्राफी के बाद ज़रूर एक दो पढ़ने के लिए दिलचस्पी लेंगे। तो इनको जो था, इनकी मेन एक चीज़ और अच्छी चीज़ क्या थी कि इनको जो है सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ता था, लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता था। इनको ये था मतलब बहुत ही एक शेर दिल इंसान कह लो आप, बहादुर इंसान वैसे टाइप की ये थी। इनको जो है जिस चीज़ में इनको खुशी मिलती थी, संतुष्टि मिलती थी, ये वही चीज़ करती थी। इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि चार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। इन इस चीज़ों के बारे में इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। बात करें अगर हम अमृता प्रीतम जी के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जब वो इतनी अच्छी पोएट थी, नॉवेलिस्ट थी, एसेस थी आप बोलेंगे, जिन्होंने इतना सारा काम किया है, इतना क्रेडिट दिया है, तो फिर
उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है इतनी छोटी क्यों है, मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी। तो ये चीज़ एक बहुत ही सरप्राइजिंग है कि किसी इंसान ने इतना सब काम किया, इतना कंट्रीब्यूशन दिया, इसके बावजूद ऐसी क्या बात है कि जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो जस्ट मतलब 200 पेज से भी कम पेजेस में लिखी गई है। और यही एक एक क्यूरोसिटी आती है कि क्यों उन्होंने जो है अपना जो ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल है उसको रेवेन्यू स्टैम्प ही लिखा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ऐसे ही। तो अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू स्टैम्प स्टार्ट उन्होंने कहाँ से किया था, अपनी ऑटोबायोग्राफी के नाम से ही, कि रेवेन्यू स्टैम्प मैंने क्यों रखा। तो इस नाम के पीछे जो है अमृता और उनका एक फेमस ऑथर थे जो कि जर्नलिस्ट भी थे, खुशवंत सिंह, जो उनके दोस्त भी थे अच्छे। वो एक बार उनके साथ बैठे बैठे हुए मजाक मजाक में उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी तो में तो इतना सब कुछ इतना हुआ भी नहीं है, इतनी छोटी सी तुम्हारी ज़िंदगी है कि अगर तुम लिखने बैठ जाओ तो एक स्टैम्प के पीछे जो है रेवेन्यू स्टैम्प, जिसको हम रसीदी टिकट भी कहते हैं हिंदी में, तो वो कहते हैं कि एक रसीदी टिकट के पीछे तुम लिख दोगी ना तब भी तुम्हारी ज़िंदगी के पूरे किस्से उसमें आ जाएंगे। मतलब ये है कि इतना छोटा सा तुम्हारी ज़िंदगी में घटनाएं घटी हैं, या तुम्हारा जीवन इतना छोटा है, हम कह सकते हैं। अब जब उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी अमृता जी ने, तो नाम चूज करते वक्त उनको याद आया कैसे उनके दोस्त खुशवंत सिंह उनका मजाक बना रहे थे, और कैसे मतलब उनको कह रहे थे कि रसीदी टिकट पे तुम्हारा पूरा ऑटोबायोग्राफी आ जाएगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है उसको मैं रसीद रेवेन्यू स्टैम्प ही करके लिख दूँ। अब जो है हम एक बात और बोलेंगे कि हम मतलब एक क्रेडिट देंगे हम लोग जो है कि कृष्णा गोरोवारा जी को, जिन्होंने कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और बहुत ही बारीकी से उनके जो है उनकी बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डेप्थ से मतलब गहराई से उन्होंने जो है अमृता जी के थॉट्स को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया। तो अब हम बात करते हैं कि वो पैदा कहाँ हुई थी। तो वो जब पैदा हुई थी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का यहाँ राज था इंडिया में। तो ब्रिटिश इंडिया टाइम में वो पैदा हुई थी। और अभी अभी जिस जगह पे वो उस टाइम पैदा हुई थी, अभी वो जगह जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम वो भारत का हिस्सा था। तो वो जो है पंजाबी में और हिंदी में लिखती थी। क्यों क्यों उस भाषा में लिखती थी, क्योंकि वही उनकी जो थी वो लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज, तो उन्होंने उसी में लिखना प्रेफर किया। और उनका जो काम है वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही सराहनीय काम था, जिसको बहुत भारत के और पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ही सराहा था, क्योंकि वो बहुत कम उम्र से लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने। और जब वो लिखती थी उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान एक थे। तो उनके जो रीडर्स हैं, मतलब जो उनकी कविताएं, उनकी जो एसेस पढ़ते हैं, वो जो हैं वो उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे अलग हुए, बट उन्होंने उनका जो प्यार है उनके प्रति और उनका जो रुझाव है वो वहीं रहा। सॉरी। और वो जो है इनकी कविताओं को पढ़ते रहे बाद में भी। ऑटोबायोग्राफी जो इनकी है वो सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1977 में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई 2015 में। अब इसके बाद जो है ये इसमें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत ही मतलब अच्छे से खुद के बारे में एक्सप्लेन किया, कैसे वुमेंस के बारे में एक्सप्लेन किया, कैसे उस टाइम पे जो है वुमेंस पे क्या क्या चीज़ें वो फेस करती थी, ये सब चीज़ें। और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने खुद की ज़िंदगी वो कैसे चलाती थी, मतलब अ, वो उनकी सोच कैसी थी, खुद की ज़िंदगी कैसे चलाती थी उस टाइम पे। जो है वुमेंस को इतना ज़्यादा मतलब अहमियत नहीं दी जाती थी। तो उस टाइम पे वो किस तरह से रही हैं, किस तरह से सोचती थी, किस तरह से अपनी ज़िंदगी उन्होंने चलाई है, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम इसके बाद जो है इनके बचपन की बात करेंगे। उसके बाद जो है एक इनका लिव इन रिलेशनशिप का एक किस्सा है, जिसके बारे में हम बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और इनके एक तरफ़ा प्रेम का जो एक किस्सा है
वो भी बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। और एक और चीज़ कि क्यों इनका इनके हस्बैंड से डाइवोर्स हो जाता है, वो भी जो है आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो इस मतलब इस उनकी ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट होती है इमरोज़ नाम के एक शख्स से जो कि एक पेंटर थे। उनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही लंबा जो हिस्सा है वो गुजारा है। वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी उनके साथ। तो उस टाइम पे मतलब 90s की अगर हम बात करी जाए कर रहे हैं, उस टाइम पे लिव इन में रहना एक बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मतलब आप समझते हो कि जिस टाइम अभी हम हैं इस टाइम में, अब इस टाइम पे भी लिव इन में रहना एक बहुत नॉर्मलिटी से नहीं देखा जाएगा। मतलब है नॉर्मल बहुत जगह पे, लेकिन फिर भी उस बहुत अगर आप नॉर्मल बोल दो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, वैसा नहीं है हमारे इंडिया में अब भी। तो अगर हम बात करें नाइनटीन 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 की कुछ इस 90s में अगर हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मतलब दिमाग हिला देने वाली चीज़ थी। तो उस टाइम पे ये जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। तो आप सोचो वो कितना वो अब उनकी शादी जो है प्रीतम सिंह से हुई थी, बहुत जल्दी हो गई थी। बट वो था कि ये शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई है और ज़बरदस्ती थोपी गई है। जब उनको लगा कि वो दो लोग जो हैं एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, उन्होंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की पर नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है उन्होंने उनसे डाइवोर्स ले लिया। अब क्यों वो लोग अलग हुए हैं, उनके बच्चों पे इस चीज़ का क्या असर पड़ा है, वो सब चीज़ें उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन करी हैं। अब है पेरेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब माँ बाप का उन पे क्या असर पड़ा या क्या इन्फ्लुएंस था उनका मम्मी पापा का उन पे। तो अमृता जो है अपने मम्मी पापा के बारे में लिखते हैं, राज बीबी और करतार सिंह जो थे इनके माता पिता थे। अब जो इनके पापा थे वो जो है एक मतलब त्याग की भावना को ज़्यादा वो करते थे। और इनकी मम्मी जो है एक्चुअल में क्या है कि इनकी माता जी की डेथ के बाद जो है इनका जीवन जो है वो एकदम से बदल गया। मतलब ये बहुत पूजा पाठ की इन्होंने, बहुत कुछ किया कि इनकी मम्मी जो है बच जाए, बट वो नहीं बच पाई। तो बहुत ही कम एज में थी, जब बहुत छोटी थी ये, जब इनकी मम्मी की जो है डेथ हो गई। उनको ये लगा कि अगर तो एक 10 साल के मासूम बच्चे की प्रार्थना अगर भगवान नहीं सुन रहे हैं, तो भगवान ऐसी पूजा पाठ जो मैंने इतनी पूजा पाठ करी, जो मैंने इतना सब किया कि मतलब उनका कि उनकी मम्मी बच जाए, वो हुआ नहीं। मतलब उनकी मम्मी की डेथ हुई तो उसके बाद उनका एक दिल टूट गया कि क्या ही फ़ायदा है, अगर एक मासूम बच्चे की भगवान नहीं सुन रहे हैं तो हमें पूजा पाठ करने का फ़ायदा ही क्या है। मतलब उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आने लगी। तो माता जी की डेथ के बाद जो है अमृता ने बहुत कुछ फेस किया। मतलब उनका बचपन जो था वो वैसा नहीं था जैसा वो चाहती थी। बहुत मतलब एक अब डरावना सपना लगा लो आप, वैसे टाइप का। तो उनका बहुत बार ऐसा होता था कि वो जो है कभी अपने परिवार में स्वीकारी जाती थी, कभी नहीं स्वीकारी जाती थी, या क्या था। मतलब होता है ना एक कि एक माँ का साया नहीं होना और एक फैमिली में एडजस्टमेंट करना। तो वो सब चीज़ें उनके दिमाग में, मतलब वो जैसा चाहती थी अपना बचपन, वैसा उनको वो बचपन नहीं मिला उनके अकॉर्डिंग। तो फिर उन्होंने लिखना जो शुरू किया, उनको ये था कि मैंने लिखना जब शुरू में किया था वो इसलिए किया था कि ये जो जो भी घटनाएं जीवन में घट रही हैं, ये मतलब जो है उनको भूलने के लिए लगा लो। जैसे होता है ना, हम बहुत बार हमारे दिमाग में कोई चीज़ घूम रही है घूम रही है घूम रही है और बहुत हमें परेशान कर रही है, हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको लिख देते हैं कहीं पे। जब हम लिख देंगे तो हमारा मतलब माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ थोड़ा मतलब स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो वही चीज़ उस टाइम पे अमृता ने की। इसी चीज़ में एक लाइन मुझे याद आ गई, द पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन ह्यूमंस। ठीक है, मतलब देन, मतलब ये है कि एक पेज जो है वो आपको सुन सकता है। किताबें जैसे हम कहते हैं हमारे सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों? क्योंकि हम किताबों से बात तो नहीं कर पा सकते, मतलब वो हमें रिप्लाई देंगे जवाब देंगे, बट उसमें जो लिखा होता है चीज़ें, उन चीज़ों से हमें बहुत से जवाब मिलते हैं और हमें ज़िंदगी की बहुत सीख मिलती है। तो वो कहती हैं कि वो जो जीने का तरीका है, मतलब एक त्याग का जो समर्पण का वो है, वो उनको अपनी विरासत में मिला है, अपने पिताजी से मिला है। इसीलिए वो जब धीरे धीरे जब लिखती रहती थी वो, और लिखते लिखते जब वो बड़ी हो गई तो उनको एक ऐसा मतलब फेज़ में वो पहुंच गई कि उनको अब फ़र्क नहीं पड़ता था किसी से। और माता जी मतलब उनको ये हो गया कि
अब उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मैं वही करूँगी जिसमें मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए। कोई दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है या लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं या सोसाइटी क्या बोलेगी, उस चीज़ पे उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको ये था कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि माता जी की डेथ के बाद जो है उनका जो है भगवान पर से विश्वास उठ गया। मतलब आध्यात्मिक नहीं रही है वो। उनको पूजा पाठ ये सब चीज़ें में मन नहीं लगता था और ना ही वो करती थी। अब उसी टाइम पे कहीं ना कहीं मतलब विद्रोह, रेविलियन ईयर्स जो हैं, पार्टीशन के टाइम पे, उस टाइम पे मतलब मतलब पार्टीशन नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं रेविलियन रेविलियन के बारे में जो है कहीं न्यूज़पेपर में लिखा जाता था। और उनकी माता, उनकी जो इन चीज़ों को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा वो पढ़ती थी। अब जब विद्रोह को लेके उनके दिमाग में प्रश्न उठते रहे, उसके बाद जो है उनकी दादी जो थी वो रसोई की जो थी राजमाता थी। अब क्या था इनके घर में मतलब एक अमृता जो है, उनके फादर जो है उनकी हेल्प सपोर्ट करते थे। अब एक मेन मुद्दा, एक मेन इशू क्या बन गया कि उनके घर में 3 ग्लासेस थे जो कि बिल्कुल साइड रखे गए थे बाकी बर्तनों से। अब उन 3 ग्लास में क्या था, जब भी मुस्लिम विजिटर्स जो हैं, उनके जो दोस्त जानने वाले मुस्लिम्स दादी के जो उनके घर पे आएंगे, तो उन 3 ग्लास में उनको जो है छाछ, बटर मिल्क जो है, छाछ जिसको हम कहते हैं, वो परोसी जाएगी। और यही चीज़ उनके दिमाग में खटकती हैं। और वो जो है अपने पिताजी से बोलती हैं कि वहीं वो जो 3 ग्लास रखे हैं उन्हीं में क्यों उनके मुस्लिम विजिटर्स को जो है छाछ परोसी जाएगी। मतलब हमारे घर के किसी भी बर्तन पे जो है हिंदू मुस्लिम का टैग नहीं लगाना चाहिए कि हाँ ये हिंदू के लिए है या मुस्लिम के लिए है। अब आगे वो लिखती हैं कि उसके बाद उनके घर में एक सिंगल, मतलब एक भी ऐसा बर्तन नहीं था जिसमें हिंदू और मुस्लिम लिखा जाए, कि मतलब ये मुस्लिम्स को परोसा जाएगा, हिंदुओं को परोसा जाएगा। और वो कहती हैं ना उनको और ना ही उनकी दादी को ये पता था कि जिस व्यक्ति से उनको, अमृता जी को, फ्यूचर में प्यार हो जाएगा, वो इसी धर्म के हैं, मतलब मुस्लिम हैं, जिस उसी धर्म के हैं जिस धर्म के बर्तनों को अभी वो अपने घर पे नहीं रखने दे रही हैं। अब वो इस टाइम पे जब वो थी, वो 16 साल की थी। अब 16 साल की उम्र में वो मतलब क्वेश्चन करना शुरू हो जाती हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी की व्यवस्थाओं के बारे में, स्कूल के बारे में, अपने पेरेंटल अथॉरिटी के बारे में, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा है। जैसे बच्चे अक्सर टीनेज में होते हैं, क्वेश्चन, हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करना, वैसे ही वो थी। अब उन्होंने बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखी कि जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ती जाती है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, पुरानी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। मतलब एक एग्जांपल आप ले लो, कपड़े जो हम बचपन में कपड़े पहनते थे, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो हमें छोड़ने पड़ रहे हैं, हम उसको छोड़ रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत प्यासी थी। आई वॉज थर्स्टी फॉर लाइफ, मतलब ज़िंदगी के लिए मैं बहुत प्यासी थी। वो कहती है कि मैं उन उन जो सितारे हैं, उन सितारों के कांटेक्ट में रहना चाहती थी, जिनसे मुझे दूर से उनकी पूजा करना सिखाया गया था। दूर से मतलब जैसे हम करते हैं ना ध्रुव तारा, ये उनकी हम मतलब बहुत बच्चे छोटे जो है करते हैं कि उनकी प्रार्थना करते हैं उनसे। जैसे मतलब टूटता हुआ तारा हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ हम प्रार्थना करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं कि पूरा हो जाएगा। तो वैसा वो कह रही हैं कि दूर से जैसे मुझे तारों की पूजा करना सिखाया था, वैसा कुछ वो चाहती हैं। अब अमृता जो है वो अपने रेबिलियन टाइम को जो है कंपेयर करती हैं किसके साथ, जब पार्टीशन हुआ था। मतलब भारत जो 1947 के पहले अनडिवाइडेड था, मतलब एक था, वो अब जो है दो हिस्सों में डिवाइड होने वाला था, हो चुका था 1947 के बाद। जो उसके साथ वो अपने रेबिलियन पीरियड को कंपेयर करती हैं। जिस समय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मूल्य उड़ते हुए उड़ते हुए लोगों के टूटे हुए कांच की तरह, सॉरी, उड़ते हुए लोगों के टूटे हुए उड़ते हुए लोगों के पैरों के टूटे हुए कांच की तरह टूट के गिरते ये था। तो उस विभाजन के समय पे इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, जो है कि जो लोग स्वतंत्र भारत
के विभाजन के बाद पैदा हुए थे, उनके लिए अमृता जी की कहानी मतलब आत्मकथा दिल दहला देने वाली थी। इस विभाजन के समय में लोगों ने बहुत कुछ फेस किया। मतलब जैसे जो लोग दोस्त थे वो मतलब शत्रु बन गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और भी बहुत सी चीज़ें लोगों ने फेस की। मतलब यहाँ से उठ के वहाँ जाना, मार धार, जो सब चीज़ें, खून खराबा, ये सब चीज़ें लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें फेस करी। बात करी जाए अगर महिलाओं की, तो उनके बलात्कार और उनके जो है अपहरण, ऐसी सब चीज़ें सामने आई थी। बहुत बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, आपने देखा होगा। मतलब हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे जो है फेस की गई थी विभाजन के टाइम पे। अब साथ ही साथ वो लिखते हैं कि इस भयानक समय का जो मतलब वो आग है वो उनके साथ तब से है जब से, जैसे मतलब वो चीज़ें उनके दिमाग में तब से बैठ गई थी। मतलब सब गलत गलत, एक तो उनके साथ मतलब वैसे ही सब गलत हुआ, माता जी की डेथ, और वो उसके बाद ये सब चीज़ें जो उन्होंने देखी, उन्होंने फेस की, तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में एक मतलब आग की तरह जो है वो घूम जल रही थी। और जब उन्होंने बाद में किसी प्रिय के चेहरे के बारे में लिखा, पड़ोसी देशों की हमलावरों की लंबी वेदनामी, रात के अपराध का, या एक स्तर पर असहाय चेक्स का, एक हॉन्टिंग इमेज, मतलब एक बहुत ही डरावनी सी छवि जो है उनके दिमाग में बैठी रही। और इसी क्रोध की अग्नि में उनका जो 16वां वर्ष था वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। अब वो इसके बाद जो है अपने एक तरफा प्रेम के बारे में बताती हैं कि एक जो साहिर लुधियानवी जो हैं, हिंदी पोएट थे, उनसे उनको एक तरफा प्यार हो गया। लेकिन जो भी रीज़न था, जो भी था, मतलब वो लोग नहीं मिल पाए। तो एक अपने डिवोर्स के बाद जो एक अकेलापन, खालीपन था, उनको जो है उनसे, साहिल लुधियानवी जी से एक तरफा प्यार हो गया। उसके बाद जो है, इन सब चीज़ों के बाद जो है उनकी ज़िंदगी को, उनका मतलब एक अकेलापन जो उनको खा रहा था, या कहीं ना कहीं वो जो अंदर से टूट चुकी थी, उस सब चीज़ को समझा जो था वो इमरोज़ जी ने समझा था। अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो है पहले तो वो सिगरेट नहीं पीती थी, लेकिन बाद में कैसे जो है उनको सिगरेट पीने की आदत लग गई। अब देखिए साहिर जी जो हैं, साहिर लुधियानवी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो उनके मतलब उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए थे कि भाई, साहिर का एक आदत थी कि जब वो सिगरेट पीते थे तो सिगरेट आधी पीने के बाद आधी जब बचती थी वो छोड़ देते थे। अब ये मैडम जी क्या करती थी, अमृता मैम, ये वो आधी आधी बची हुई सिगरेट को जो है वो ये पीती थी। क्यों? कि उनको लगता था कि साहिर के होठों से छुई हुई ये जो सिगरेट है, तो इसलिए उनको पीती थी। उनको लगता था कि साहिर से जुड़ी कोई भी चीज़ जो उनसे जुड़ी हुई है उसको वो महसूस करना चाहती थी। तो इसीलिए भाई ये काम करते करते कि उनकी आधी बची हुई सिगरेट जब वो छोड़ के जाते थे, हर बार वो पीती थी। ऐसे उनको सिगरेट की लत लग गई। तो मतलब उन्होंने बहुत उनके बारे में बताया कि कैसे उन्होंने बहुत प्रभाव डाला उनके दिमाग पर, दिल पर। वो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिवनेस में बोल सकते हैं कि वो थी उनको। अब आप यही देखिए कि वो किस तरह से, मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा था कि उन्होंने अपने बारे में जो था, अच्छा था बुरा था, सब अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख दिया, बिना ये सोचे कि लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे या लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने ऐसा मतलब अपने जो फेलो पोइट्स थे, जो उनके साथ लिखते थे, राइटर्स थे, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत लिखा। मतलब लिखना इंजॉय करके लिखते थे वो। और अब उनका ये चीज़ था कि मतलब कुछ, मतलब ऐसा वैसा वो नहीं लिखती थी, किसी के बारे में वो ऐसा कुछ नहीं लिखती थी। वो चीज़ लिखती थी जिसमें उनको खुद का सेटिस्फेक्शन होता था। वो ये नहीं सोचती थी कि मेरे लिखे हुए पे कोई मेरे करेक्टर के बारे में या कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा। उनको इस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता था, बस वो खुद के लिए सही है तो बस वो सही है। अब उन्होंने एक जगह पे द साइकिल ऑफ हिटर्स में बताया है, कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है कैसे एक मतलब औरत राइटर जो है, औरत है, वो उस टाइम पे जबकि आदमी जो है डोमिनेटिंग था, कहता था कि राइटिंग वर्ल्ड पे भी मैं ही डोमिनेटिंग हूँ, उस समय में
उस औरत ने, वुमेन राइटर ने किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो है उन्होंने फेस की, कुछ बहुत आइडिया थोड़ा बहुत उन्होंने लेके रखा हुआ है। अब उनकी जो एक दोस्ती थी वो एक पाकिस्तानी पोइट से भी थी, सज्जाद जिनका नाम था, जिनको वो पार्टीशन से पहले जानती थी। तो उन्होंने उनका नाम जब पब्लिकली मेंशन किया था, उस चीज़ में भी उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी। साजिद ने उन्होंने बोला था कि ये सब चीज़ें करना बंद कर दो, और उन्होंने उनको बताया है कि अब पार्टीशन हो चुकी है, हम, तुम इंडिया में हो, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो ये दोस्ती निभाना और लोगों को दिखाना, ये सब चीज़ें अब मतलब उस वो चीज़ नहीं हो सकती जो पार्टीशन के पहले थी। लेकिन फिर भी अब जो है, मतलब पार्टीशन से उनकी दो, मतलब आप देखो कि दोस्ती पे, इतनी अच्छी दोस्ती पे फ़र्क पड़ गया था। अब जो है उन्होंने पार्टीशन के इसी दुख को, मतलब कि विभाजन से क्या क्या मतलब हुआ नुकसान, उनको अपनी पोएम्स में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही अच्छे से, जो कि बहुत पाकिस्तानियों के दिल को भी छू गई, बहुत अच्छी लगी उनको। एक बीबीसी इंटरव्यू जो लंदन में हुआ था उस टाइम पे पोइटिस थी साहब किजिल बश, जो उन्होंने कहा था कि अरे ये है अमृता, वो जो लाइंस जो लिखी थी वो इन्होंने लिखी थी। तो मतलब अरे सो दिस इज़ अमृता, द राइटर ऑफ दोज लाइंस, तो आई आउट टू बी एम्ब्रेसिंग हर। मतलब उन्होंने एकदम से बोल दिया कि अरे ये अमृता हैं जिन्होंने वो लाइंस लिखी थी, मुझे इनको गले लगाना है एक बार। तो बहुत मतलब उनका जो लेखन था, जो उन्होंने लिखा था, बहुत जगह से उनको बहुत प्यार भी मिला था अमृता जी को। मतलब इनका इनकी ज़िंदगी में मतलब राइटिंग का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस भी इन पे पड़ा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली में वो जो है वियतनाम के जो प्रेसिडेंट थे, हो ची मिन्हा, उनसे ये मिली थी। उन पर भी इन्होंने जो है एक बाद में एक कविता लिखी, आशमा, जो कि उनको बहुत मतलब उनको डेडिकेट की इन्होंने, तो उनको जो है ये बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने जो अमृता जी को है एक पर्सनल नोट भेजा, एडमिरेशन एंड काइंडेस्ट ग्रीटिंग्स का। तो लो तो चलो अभी हम जो है जल्दी से एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो लोग कंक्लूजन जो है वो कुछ इस तरह से है कि रेवेन्यू स्टैम्प जो है, ये उन्होंने जो है राइटर के बारे में, अमृता जी जो है उनके बारे में जो है एक बहुत ही उनके जीवन में जो है उनका बचपन, उनका मतलब उनकी लाइफ जो है यौवन अवस्था में क्या था, इन सब चीज़ों को जो है, विभाजन को, सब चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन किया है, बहुत हर चीज़ को एक मतलब बहुत जल्दी एक्सप्लेन किया है और बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको जो है अमृता की जो राइटिंग है, ये मतलब आप बाकी सब में भी इनको पढ़ सकते हैं, जो भी इन्होंने सब कहानी सब लिखी है बहुत अच्छी सी लिखी है इन्होंने। तो इनका ये जो ऑटोबायोग्राफी था, इसमें मेनली ये था कि बचपन में इन्होंने किन क्या क्या चीज़ों को फेस किया, किस तरह से क्या हुआ, इनकी लव लाइफ के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, कैसे इनकी शादी नहीं चल पाई, कैसे इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, इनको क्या क्या सम्मान मिले, पार्टीशन का इन पे क्या असर हुआ, कैसे इनकी दोस्ती, ये सब चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करी गई हैं। तो रेवेन्यू स्टैम्प क्यों उसका नाम रखा है, क्योंकि उनके दोस्त जो थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतना सब छोटा हुआ है कि तुम अगर स्टैम्प के ऊपर लिखना शुरू करोगे तो स्टैम्प के ऊपर ही सब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी आज की समरी, एक अमृता जी की बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफी थी। होप्स आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।